हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धन व्यवस्थापन यानी कि मनी मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है धन व्यवस्थापन की परिभाषा और धन व्यवस्थापन के अंतर्गत आय को जो है डिस्कस किया था। आय की परिभाषा और पारिवारिक आय के साधन, इनको जो है डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आय के प्रकार को। आय कितने प्रकार की होती है? तो आय 3 प्रकार की होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आपके लिए आता है। पहली आय होती है मौद्रिक आय, दूसरी वास्तविक, तीसरी मानसिक आय। सबसे पहले हम समझते हैं कि मौद्रिक आय क्या होती है। एक निश्चित समय में मुद्रा के रूप में किसी परिवार को प्राप्त होने वाली आय को हम मौद्रिक आय कहते हैं। यहाँ से जो है आप शब्द से ही जो है ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं कि अगर मौद्रिक आय की बात होगी तो वहाँ कहीं ना कहीं मुद्रा का जिक्र होगा। इसको जो है परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो ग्रास एवं क्रेंडल ने जो है परिभाषा इसकी देते हुए कहा है कि मौद्रिक आय का तात्पर्य उस क्रय शक्ति से होता है जो कि मुद्रा के रूप में किसी को निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। वास्तविक आय को हम अगर समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मौद्रिक आय को खर्च करके वस्तुओं या सेवाओं के रूप में जो हमें आय प्राप्त होती है उसको हम वास्तविक आय कहते हैं। जैसे कि हमने जो है कहीं काम किया या मजदूरी की तो हमें मुद्रा के रूप में जो धन प्राप्त हुआ उसको हम मौद्रिक आय कहेंगे। उस धन से अगर हमने अपनी आवश्यकताओं की कोई वस्तु खरीद ली तो इस प्रकार की आय जो है आपकी वास्तविक आय कहलाएगी। ग्रास एवं क्रेंडल ने वास्तविक आय को परिभाषित करते हुए कहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का वह प्रवाह जो एक परिवार की एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होता है वास्तविक आय कहलाता है। वास्तविक आय भी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। इसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो किसी परिवार को बिना पैसा खर्च किए प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष आय के नाम से ही आप याद रखिएगा कि बिना पैसा खर्च किए प्राप्त होने वाली आय प्रत्यक्ष आय कहलाती है। ये परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई सुविधाएं हो या किसी व्यक्ति के वेतन के अतिरिक्त जो सरकारी आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएं जो प्राप्त होती हैं बिना पैसे दिए, उन सुविधाओं को हम प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत रखते हैं। अप्रत्यक्ष आय यह जो है वह आय होती है जिसमें मौद्रिक आय को खर्च करके वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करने का साधन होती है। तो आप प्रत्यक्ष को याद करिएगा कि बिना पैसे खर्च किए प्राप्त होने वाली आय प्रत्यक्ष आय और पैसे खर्च करके प्राप्त होने वाली आय अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। वास्तविक आय के निर्धारक तत्व जो हैं, सबसे पहला है मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा कुशल गृह प्रबंधन, तीसरा उपयोग का ढंग, चौथा है वास्तविक आय की मात्रा, पांचवा वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित प्रयोग, छठा है सरकार द्वारा प्रदान सेवाओं का सदुपयोग। अब हम समझते हैं आय के तीसरे प्रकार यानी कि मानसिक आय को। मानसिक आय का संबंध मन के संतोष से होता है। मानसिक आय का शब्द ही जो है आते समय आपके दिमाग में आना चाहिए, मन का संतोष। परिवार द्वारा मुद्रा खर्च करके वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जो मन को संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त होती है उसको ही मानसिक आय के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ से हमारा जो है आय को हमने जो है फर्स्ट पार्ट में समझा था। पारिवारिक आय के साधन को भी हमने फर्स्ट पार्ट में ही समझा था। आय के प्रकार को हमने इस पार्ट में समझ लिया। आगे हम समझेंगे व्यय।
व्यय पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि हेतु खर्च किया गया धन ही व्यय कहलाता है। व्यय के प्रकार को अगर हम समझें तो जिस प्रकार से आय 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार व्यय को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और अन्य व्यय। निश्चित व्यय को हम पहले समझते हैं। निश्चित व्यय यह जो है वह व्यय होती है जिसे प्रत्येक परिवार को अनिवार्य रूप से करना ही करना पड़ता है। यह आपकी इच्छा पर आधारित नहीं होती है, ये एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, जैसे कि मकान का किराया, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, जीवन बीमा प्रीमियम। मतलब इसको आप ऐसा नहीं है कि आपका मन करेगा तो आप इस पर व्यय करेंगे और मन नहीं करेगा तो आप इस पर व्यय नहीं करेंगे। ये निश्चित होती है, आपको करना ही करना पड़ेगा। दूसरा प्रकार होता है अर्धनिश्चित। ऐसा व्यय जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं हम, या परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि छोटे घर का प्रयोग, कम सुविधाएं, सस्ते कपड़ों का प्रयोग करके हम अपनी व्यय को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरी व्यय होती है हमारी अन्य व्यय के अंतर्गत आती है। यह एक ऐसा व्यय होती है जो व्यक्ति की आय एवं इच्छा पर निर्भर करता है, जैसा कि देशाटन पर व्यय, आभूषण पर व्यय, मनोरंजन पर व्यय और महंगे कपड़ों पर व्यय। कहने का मतलब है कि अन्य व्यय के अंतर्गत इस प्रकार की व्यय आती है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो आप इस पर व्यय कर सकते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको अन्य वस्तुओं में व्यय करना है या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति है तो व्यय करना है, तो आप इस पर व्यय नहीं कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कि सबसे पहला है परिवार की आय। परिवार की आय तो व्यय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि जो निश्चित व्यय होता है उसको तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अर्धनिश्चित व्यय है हम उसमें भी कमी व अधिकता कर सकते हैं अपनी आय के हिसाब से। अन्य व्यय है, अगर हमारे पास अधिक हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो हम देशाटन पर भी जा सकते हैं, मनोरंजन पर महंगे व्यय कर सकते हैं, कपड़ों पर अधिक से अधिक पैसे खर्च कर सकते हैं, आभूषण अधिक से अधिक प्रकार के खरीद सकते हैं। परंतु अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम कम चीज़ों पर व्यय करेंगे। तो इस प्रकार से परिवार का आय जो है व्यय को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा है हमारा परिवार का आकार। परिवार का आकार भी व्यय को प्रभावित करता है, जैसे कि एक घर में एक बच्चा है विद्यालय जाने वाला और किसी दूसरे घर में 4 बच्चे हैं विद्यालय जाने वाले, तो परिवार का आकार भी उस घर के जो है बच्चों के स्कूल की फीस को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से व्यय भी प्रभावित होती है परिवार के आकार से। दूसरा है परिवार का स्तर। जैसे कि परिवार का स्तर उच्च है तो उनका व्यय अधिक होगा, परिवार का स्तर निम्न है तो उसका जो है व्यय कम होगा। चौथा है रहने का स्थान और स्थिति भी जो है व्यय को प्रभावित करने का मुख्य कारक है। पांचवा है गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम धन व्यवस्थापन तो इसी कारण पढ़ते हैं ना, कि हमारे अंदर वो योग्यता आ सके जिससे हम धन व्यवस्थापन के गुण को अपने अंदर ला सके। तो गृहिणी की योग्यता और कुशलता तो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी ही करेगी। छठा है हमारा धार्मिक एवं सामाजिक परंपराएं। ये भी हमारे व्यय को प्रभावित करती है, जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर में इतने सारे त्यौहार होते हैं, दीपावली, होली, रामनवमी, दशहरा, तो इन पर हम अतिरिक्त व्यय हमको करना पड़ता है। कपड़े भी चाहिए, एक्स्ट्रा जो है हमको उपहार के लिए भी अपना व्यय निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक परंपराएं विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोगों की अलग अलग होती हैं और ये जो है व्यय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ जो है आज हमने आय के जो है प्रकार को पढ़ा, व्यय के प्रकार को और व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।